हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज एसएससी सीजीएल की इन वैकेंसीज को देख करके बिल्कुल मन गदगद हो गया होगा। और वो सारे बच्चे जो एसएससी सीजीएल में इंटरेस्ट रखते हैं और एसएससी सीजीएल सिर्फ आज तक अगर सुना है, तो अब मैं इस वीडियो में वो सारी बातें बता दूंगा कि भैया आपके फॉर्म भरने से लेके और सिलेक्शन तक वो सारी बातें आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। आपको बहुत सारे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, केवल इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये एग्जाम मेरे लिए बना है या नहीं बना है, या मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पॉजिटिव बात इस बार जो है वो 17,000 प्लस वैकेंसीज हैं। अब 17,000 वैकेंसीज, जो और बार आती थी वो 7-8-9,000 वैकेंसीज, बस एक बार 2022 में ये 37,000 वैकेंसी आई थी, जिनमें 18-19,000 वैकेंसी तो सिर्फ डाक पोस्ट वाली थी। उनको हटा दें तो वो भी अगर इतनी ही वैकेंसी बैठेंगी जितनी ये निकली हैं। ये अच्छी अच्छी पोस्ट निकली हैं इस बार। मैं कहूँगा ये हमेशा से अगर देखूं कि सबसे अच्छी पोस्ट और सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर मैं देखूं तो वो इस बार है, अच्छी पोस्ट के मामले में। ठीक है, तो आप लोग अगर एसएससी मतलब ये बहुत सारी लड़कियां ये कि भाई मैं जॉब कौन सी करूं, मेरे लिए क्या बेहतर होगा, मुझे फिजिकल नहीं करना, मुझे मेडिकल मेरा वीक है, तो फिर मेरे लिए कौन सी अच्छी बेहतरीन जॉब हो सकती है, बेहतरीन जॉब जिसको बोलते हैं, तो वो है एसएससी सीजीएल वाली जॉब। इसमें सारी पोस्ट इक्विवेलेंट नहीं होती, पोस्ट होती है लेवल 4 से लेकर के लेवल 4। अगर मैं फील्ड में देखूं तो हेड कांस्टेबल, पुलिस में अगर देखें कांस्टेबल से ऊपर होता है एक हेड कांस्टेबल जो 2400 ग्रेड पे में आता है। क्लर्क के लेवल में देखें तो हेड क्लर्क कह सकते हैं। तो 2400 से लेकर के लेवल 4 से लेकर के और जो लेवल 7 तक की इसमें नौकरियां हैं इस बार वाले सीजीएल में। डबल एओ की पोस्ट नहीं दिखाई दी है शायद। तो यहाँ लेवल 7 मतलब आपका इंस्पेक्टर वर्ड अगर आपने सुन रखा है तो वो लेवल 7 में आता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगर आपने सुन रखा है तो वो लेवल 7 में आता है। लेवल 7 का मतलब है कि अगर आपका एक प्रमोशन और हो जाता है तो आप गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। तो बच्चे ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं, क्योंकि भाई मैं इसका ब्रीफ इसलिए दे सकता हूं कि मैं एसएससी सीजीएल की टॉप मोस्ट पोस्ट 10 साल उस पर नौकरी कर चुका हूं। ठीक है, चलिए, तो इसलिए मैं बेहतर एनालिसिस दे सकता हूं इस पूरे उसका सिनेरियो का। चलिए बच्चे, अब देखें कि भाई यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो सितंबर-अक्टूबर का दिया है एग्जाम का। फॉर्म तो आज ही निकले हैं, 24/6 है, 24/7 लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की आपकी। तो फॉर्म को जो सबसे बेस्ट डेट होती है कि भाई शुरुआत में भी इतना मत भरो कि आज ही भर दो, भर के बैठ जाओ फॉर्म। थोड़ा सा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए या 1-2 वीडियोस देख लीजिए, वरना तो सबसे बड़ी टेंशन यही हो जाती है अगर फॉर्म में छोटी सी भी मिस्टेक रह गई ना बच्चों, तो आपका सरदर्द बनी रहेगी और आपको तैयारी नहीं करने देगी। तो बेहतर है कि थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए, 2-3 दिन बाद फॉर्म भर लीजिए। लेकिन सब कोशिश ये करिए बच्चों कि 10 जुलाई से पहले फॉर्म भर दो। 10 जुलाई से पहले आप हर हाल में फॉर्म भर दो। उससे क्या होगा कि 10 जुलाई के बाद साइट कब बिजी हो जाएगी, फिर आप रात में देखोगे कि मैं रात में फॉर्म भरूं, किस टाइम साइट सही चलेगी, ये सारी बातें आपके मन में आती रहेंगी। और ये वैकेंसीज जो है ना 17,000 कुछ जो है, ये भी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, यानी ये बेटा घटना तो बहुत कम चांस होता है, कई बार तो ये बढ़ ही सकती हैं। 17,000 कुछ जो वैकेंसीज आई हैं, ये आपको हो सकता है आगे देखने को मिले कि ये बढ़ गई हैं। बहुत जल्द ये खुशखबरी भी शायद मिल जाएगी, पर नहीं भी मिली तो 17,000 वैकेंसीज बहुत है। अगर हम देखें कि भाई फीस क्या है इस फॉर्म को भरने की, तो 100 रुपए होती है, और वो भी किसकी? जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, वो भी लड़कों के लिए। लड़कियां हैं तो इन कैटेगरीज की भी, लड़कियों की तो सबकी माफ होती है। ठीक है, क्लियर। और एक्स सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी से हैं, सबकी फीस माफ होती है बच्चों। फीस आपकी ऑनलाइन ही जमा होगी, केवल 100 रुपए। और
अगर आपके फॉर्म में, भगवान ना करे कोई गलती हो जाए, भगवान क्या आपकी वजह से ही होती है गलती, आप फॉर्म को सही से चेक नहीं करते सबमिट करने से पहले, वहां आता है रिव्यू योर फॉर्म, तो जब रिव्यू का ऑप्शन आता है तो एक बार देख लीजिए एक एक चीज को। तो जब आप देख लेते हैं तो आपकी गलती के चांस कम हो जाते हैं। पर दिक्कत क्या होती है, सबमिट करने के बाद जब प्रिंट निकलता है तब देखते हो, ओ भाई ये क्या हो गया। फिर उन्होंने बोला है कि जो ओ भाई ये क्या हो गया, ये करने की जरूरत नहीं है, आप 10 अगस्त और 11 अगस्त 2 दिन हम देंगे आपको, करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप इस डेट को निकल गया और इससे पहले आपको नहीं पता चला कि मेरे फॉर्म में गलती हो गई है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। सिलेक्शन होने के बाद भी आपको ये डाउट रहेगा मेरी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। अब देखिए वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, देखिए अब यहाँ पर 17,700 वैकेंसीज आजकल ये लिखने लगे हैं कि भाई इतनी टोटल वैकेंसीज हैं। डिपार्टमेंट वाइज की भी मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ कि कितनी किस डिपार्टमेंट में है, पर वो जब तक 15,000 ही थी, थोड़ा टाइम और बढ़ गया तो अब कुछ डिपार्टमेंट ने और अपडेट कर दिया होगा, तो 17,727 हो गई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, थोड़े टाइम बाद और भी अपडेट होकर के, यानी जो नेक्स्ट अपडेट आएगा कितनी कितनी वैकेंसी, थोड़ी हो सकता है बढ़ के भी मिल जाए आपको, ठीक है। वैसे हर साल आती ही है, हर साल फॉर्म आते हैं सीजीएल के। हर बार क्या रहता था वैकेंसीज का सीन, तो मैं दिखा देता हूं। 2018 में 11,000 वैकेंसी आई, 2019 में 8,400 वैकेंसी आई, 20 में 7,000 ही रह गई, 21 में 7,600 आई, और जो मैं कह रहा था 36-37,000 ये 2022 में आई। और इसमें क्यों आई थी, मैंने बोला कि डाक वाली जो पोस्ट थी वो 2400 ग्रेड पे वाली, वो 18-19,000 पोस्ट थी, उसमें उनको हटा दूं तो ये भी लगभग इतनी ही वैकेंसी बनेंगी। सीजीएल 2023 8415 और सीजीएल 2024 इस बार सबसे अच्छी पोस्ट इसमें है, अच्छी पोस्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो कहीं भी किसी भी सूरत में इन वैकेंसीज को कम नहीं कहा जा सकता। मैं तो ये कहूंगा कि डबल से भी ज्यादा है और बार की, 7-8 हजार आती थी नॉर्मली। अब एज की अगर हम बात करें तो 1/8/2024 को आपकी एज मांगी गई है, यानी किस एज के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 27 कब होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 को। और उन्होंने लिख भी दिया है कि 2/8/1997 और 1/8/2006 के बीच का ही पैदा हो, ठीक है। और अगर आप जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी को 3 साल और ऐड ऑन कर दीजिए, एससी एसटी में 5 साल इसमें और ऐड ऑन कर दीजिए, यानी इसको 5 साल और कम कर दीजिए, उसमें ओबीसी में 3 साल और कम कर दीजिए। तो ऐसे अगर जिस कुछ वैकेंसीज की जो है एज है उसमें 20 से 30 है, कुछ की 18 से 27 ही है, कुछ की 20 से 30 है, तो वो भी लिखा है किस एज से किस एज के बीच के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये जनरल के हिसाब से लिखी गई है। ओबीसी वाले और 3 माइनस करके चले, एससी एसटी वाले 5 माइनस करके चले। एक है कि जिनकी एज इसमें 18 से 30, ये थी 20 से 30, 18 से 30 की भी कुछ वैकेंसीज हैं, तो भाई उनमें भी एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें 18 से 32 एज चाहिए, तो उनका क्राइटेरिया ये दिया है। ये कैसे पता चलेगी किस पोस्ट के लिए कितनी एज चाहिए, वो भी बता दूंगा। एससी एसटी के लिए जैसे मैं कह रहा था 5 साल एज में छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल है, अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो 10 साल यानी हैंडीकैप्ड हैं, और वो भी जनरल वालों के लिए 10 साल छूट है, ओबीसी वालों के लिए 13 और एससी एसटी वालों के लिए 15 साल की छूट है, जनरल वाली एज में जोड़ सकते हो। एक्स सर्विसमैन जब वो रिटायर होके आए हो 3 साल, उनको उससे 3 साल के अंदर अंदर नौकरी लेनी है। चलिए, और ये डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड जो है उनको और थोड़ी छूट मिल जाती है, तो वो सारी कैटेगरीज यहाँ लिखी हुई है। अब अगर हम देखते हैं कि भाई क्वालिफिकेशन क्या है, कि इसको फॉर्म को भरने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ 3-4 तरह की पोस्ट, देखिए इन 3 पोस्ट को अगर मैं छोड़ दूं, टोटल इसमें 35 तरह की पोस्ट हैं, केवल इन 3 में स्पेशल एजुकेशन मांगी है कुछ, वो भी मैं बताऊंगा। 3 में अगर मैं घटा दूं तो बाकी जो 32 पोस्ट है, इंस्पेक्टर हो या एसओ हो, तो वो उनमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है, वो इसमें आती है ऑल अदर पोस्ट में। जैसे कोई जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इसकी पोस्ट है मान लो 200-300, इनमें ही अप्लाई करना है किसी को, तो उसको चाहिए 12th में मैथ्स और 60% मार्क्स, 60% मार्क्स
इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड, वो भी मैथमेटिक्स में 60% होने चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं है आपका, तो फिर आपकी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और वो भी स्टैटिक कोई एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो, अगर ये ऊपर ही है और नीचे आपने सिंपल बीए किया है, फिर पॉलिटी ले ली, हिस्ट्री ले ली, तो चल जाएगा, तो चल जाएगा। लेकिन 12th में फिर मैथ्स में 60% चाहिए। तो बच्चों दोनों कंडीशन समझ में आ गई, ये नहीं है तो ये हो, ये नहीं है तो फिर वो हो, ऐसे। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये एक स्पेशल पोस्ट और है जिसकी भी वैकेंसी होंगी 100-200 जो भी है, मतलब इतनी वैकेंसीज इन 17,000 में से। तो ये कुछ नहीं है, अगर इसमें आप नहीं हो एलिजिबल तो टेंशन मत लेना, सिंपल ग्रेजुएट हो तो आप ज्यादा, सबसे ज्यादा नौकरियों के लिए अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। स्टैटिकल के लिए इन्होंने बोला है, कंडीशन है कि भैया अगर आपको स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसका पेपर भी अलग होता है, तो अगर आपको जो है यही फॉर्म फिल करना है तो आपकी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। स्टैटिक एक जो ऊपर की बात है, स्टैटिक एक सब्जेक्ट के रूप में 3 साल होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ये भी क्लियर। और ये एक रिसर्च असिस्टेंट NHRC, तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी एक कुछ वैकेंसी है इसकी, तो 100 से भी कम होती है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें सिंपल ग्रेजुएशन हो और डिजायरेबल को कभी सीरियस मत लो कि अगर ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। डिजायरेबल में बोला है कि 1 साल का आपको रिसर्च एक्सपीरियंस हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, तो भाई ये डिजायरेबल है, इसकी आप टेंशन मत लेना। यहां भी कह सकते हैं सिंपल ग्रेजुएशन से फॉर्म भर सकता है। ऑल अदर पोस्ट में केवल और केवल ग्रेजुएशन ही चाहिए होगा। और एक सबसे अच्छी बात कि अपीयरिंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस बार फाइनल ईयर में हैं या बीटेक कर रहे हैं, तो वहां फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो वो जो है वो क्या है, उनके लिए रूल बनाया है कि वो भी, ये देखिए, फाइनल ईयर ऑफ देयर graduation can also apply, however they must possess essential qualification on the before cut off date। कट ऑफ डेट ये रही 1/8/2024 को इन्होंने कट ऑफ डेट माना है कि इससे पहले आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आपने ग्रेजुएशन नहीं की थी इस दौरान तक, वो पास का फिर आपके पास मार्कशीट तब तक होनी चाहिए, तब तक आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये भी भर पाएंगे। अब बात है कि भाई लेवल 7 की पोस्ट है, उनका क्या नाम है आप देखना चाहोगे, ग्रुप बी ऑफिसर बोले जाते हैं सारे। जैसे मैं बोलूं यहां पर ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, किस में, CSS, इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है इस बार। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब आप कहोगे सर ये चॉइस कब भरनी है, हमें हो सकता है बाद में भरवाई जाए आपसे, ठीक है, ये चॉइस हो सकता है फॉर्म में हो, मैं देख के बताऊंगा। फॉर्म भरने की अगर आप कहोगे तो एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, ताकि किसी की कोई गलती ना हो, ठीक है, मैं हर एग्जाम की बनाता ही हूं वैसे भी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स AFHQ, तो यहाँ पे ये आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर है, इसकी भी नौकरी दिल्ली में ही रहती है अधिकतर, ये हमेशा ही दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के अलावा कहीं नहीं रहते हैं ME वाले, रहते हैं तो सिर्फ विदेश में रहते हैं दिल्ली के अलावा। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री जितनी देख रहे हो दिल्ली की ही चांस है आपके सबके, ठीक है। तो ये आपके जो है यहाँ पे देख सकते हो CBIC, CBDT, ये आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर या GST इंस्पेक्टर यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर एज लिखी हुई है, किसमें किस एज तक आप फॉर्म भर सकते हो, तो यहाँ पर अपनी एज भी चेक कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए कितने तरह की पोस्ट, 34-35 तरह की मैंने बोला था आपको। तो ये इस नौकरी में अगर आप मुझसे ये बताओ, वैसे तो मैं सैलरी स्लिप के साथ वीडियो बना दूंगा, इस नौकरी में अगर आप सैलरी की पूछेंगे तो हो सकता है ये अभी 80 से 90 हजार के बीच में ये जो है ये वाली पोस्ट की सैलरी चल रही होगी, 80 से 90 हजार के आसपास। ये लेवल 6 है, तो लेवल 6 में अगर आप देखेंगे कि भैया इसमें थोड़ी सी कम हो जाएगी, 70 हजार के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। लेकिन इसमें कुछ नौकरी बहुत मजे की है, डिविजनल अकाउंटेंट बहुत अच्छी नौकरी बताते हैं, ये भी सारे ग्रुप बी ऑफिसर्स ही बोले जाते हैं, और सैलरी थोड़ी डाउन है, उससे एक लेवल डाउन है। लेवल 5
ऑडिटर विभाग, ये ज्यादातर ऑडिट वाला ही लेवल बोला जाता है, तो भाई इसमें आपकी 60-65 के आसपास सैलरी बननी चाहिए, ठीक है, अगर आप एक्स सिटीज में हैं तो। अगर मैं देखूं पे लेवल 4, तो ये सबसे छोटी नौकरी मानी जाती है एसएससी सीजीएल में, जो टैक्स असिस्टेंट, आप इनकम टैक्स में बन सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज में बन सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो ये जो है, इसमें भी अगर आप सैलरी की बात करेंगे तो ये भी करीब करीब 50,000 के आसपास सैलरी इसमें भी बन जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहां अगर मैं देखूं और क्या है, तो ये मैंने आपको सारी पोस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया, बाकी मैं इसकी एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा पोस्ट के बारे में कि कौन सी दिल्ली में या दिल्ली के आसपास मतलब पोस्ट रह सकती है, ताकि आप अपनी चॉइस उस हिसाब से फिल कर सको। बाकी प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो सर्टिफिकेट को बहुत गौर से नहीं पढ़ते हैं या इस बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं। देखिए, अगर आप जनरल में हैं या यूआर कैंडिडेट हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ये भरोगे फिर आपको कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा है, आगे मैं बताऊंगा, ईडब्ल्यूएस इन्होंने जो न्यू फाइनेंशियल ईयर का मांगा है वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि किस फाइनेंशियल ईयर का मांगा है, और उसमें इनकम सर्टिफिकेट वो किस फाइनेंशियल ईयर का लगेगा वो भी बता दूंगा। बात है ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एसटी सर्टिफिकेट। बच्चों क्या होता था, पहले जो एसएससी में नोटिफिकेशन आते थे वो ऐसे आते रहे हैं कि भाई ओबीसी का सर्टिफिकेट आप वो मान लीजिए सेंटर का चलता है, सेंटर का चलता है, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट सब सेंटर के होते हैं क्योंकि सेंट्रल लेवल की नौकरी है। तो अगर वो सेंटर का आपका नहीं है तो आप क्या करते थे, जनरल में कंसीडर कर लेते थे। अब इन्होंने बात के लिए सिरे से खारिज कर दिया है कि अगर आप अपना वो सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए तो अब आपका एसएससी नहीं करता, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की जांच आपका डिपार्टमेंट करता है। और डिपार्टमेंट ये कहता है कि अगर आपने हमारी सीट ओबीसी खाली और आप यहाँ आ गए, और अब अगर आप यहाँ आ गए तो फिर जो है एक सीट तो आपने कम कर दिया, हम जनरल में ऑलरेडी पहले ही पूरी भर चुके हैं, तो अब कैसे आपको एडजस्ट करेंगे, ओबीसी की खाली हो जाएगी, जनरल पे आप चले जाओगे। तो इसलिए कहते हैं हम उसकी कैंडिडेचर ही कैंसिल कर देंगे, ये बात ही लिखी है, कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी आपकी अगर आप सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर पाए उनके सामने। तो भाई ये देखिए, ईडब्ल्यूएस जो है ना वो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है इसका ही बना हुआ होना चाहिए, नहीं 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अगर आप इनकम सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो वो 2023-24 का ही इसी आधार पर ये बनता है, ठीक है। वो सब जो ईडब्ल्यूएस बनाते होंगे उनको सबको पता है। ओबीसी आपका सेंट्रल का ही चाहिए, एससी एसटी आपका सेंट्रल का ही बना हुआ होना चाहिए। और आप कोई पूछे कि सर वो कब का बना हुआ होना चाहिए, ये कहते हैं बस इस डेट से पहले का, ये फॉर्म की लास्ट डेट है 24/7/2024, इस डेट से पहले का बना हुआ होना जरूरी है, तभी हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद अगर आपने ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस बनवाया तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, या पीडब्ल्यू कैंडिडेट भी इस बात का ध्यान दें। चलो अब नेक्स्ट है भाई, एक फोटोग्राफ पर बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है कि फोटोग्राफ, अब लाइव फोटोग्राफ जाता है तो आप जो है फाइंड ए प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, पीछे बैकग्राउंड प्लेन रखें, कोई ऐसा रंगीन कई तरह के रंगों का बैकग्राउंड ना हो। दूसरा, एक बिल्कुल लाइट वाला, ऐसा नहीं अंधेरे में आपने फोटो खींच लिया है। और एंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल, ऐसा नहीं है ठोड़ी पे फोकस कर दिया उसका, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए। और पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, लुक स्ट्रेट अहेड, सामने देखते हुए खिंचवाइए, ऐसे वैसे मत खिंचवाना। और दूसरा चौथा पॉइंट है, इन्होंने बोला कि एक रेक्टेंगुलर, जैसे ही आप फोटो खिंचवाएंगे तो एक चौकोर सा लाल धारी उसके चारों तरफ रहेंगी, तो उसके अंदर ही अंदर फेस रखना, उससे बाहर निकालना मत, वरना फेस कट जाएगा। उतना ही लेंगे जो उस रेक्टेंगल के अंदर आएगा। नेक्स्ट दिया है, कैंडिडेट शुड नॉट वियर कैप वैप, मास्क वगैरह, ग्लासेस या स्पेक्स, ये सब मत लगाना, ऐसे ही फोटो खिंचवाना। ये 5 पॉइंट का विशेष ध्यान रखें जब आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं। अब थोड़ा एग्जाम की बात कर लेते हैं और आरडब्ल्यू आपके लिए क्या करने वाला है। ये फॉर्म की बातें हो गई हैं बच्चे। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है कि टीयर लेकिन 2022
अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा वो फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा। 2 ही पेपर होते हैं, 2 ही दिन एग्जाम देना है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है भाई साहब, आपका सिलेक्शन है। कितनी बड़ी पोस्ट के लिए आपके सिर्फ 2 दिन में सिलेक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी इसका ये प्रोसेस है। वॉइस नहीं आ रही यार बच्चे, वॉइस की क्यों दिक्कत है? क्या सेल डाउन हो गए? 1 मिनट, नहीं यार सेल तो हैं 2 बैटरी। अरे यार अभी देखो प्रॉपर है क्या वॉइस? अभी हाँ उधर तो आ रही है, चलिए ठीक है, बीच में दिक्कत हुई थी, वॉइस प्रॉब्लम हुई थी, अभी ओके है बच्चों, फिर हो तो बताइएगा। हाँ यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि भाई रीजनिंग, देखिए टीयर 1 में क्या क्या आता है, 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन है आपके जीएस के 50 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों रहेंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन। ये टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का पेपर है क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 1 घंटा ही आपको समय मिलेगा 100 प्रश्नों के लिए। तो भाई यहाँ टाइमिंग बहुत मैटर करती है, जितने हो सके मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करिएगा, ठीक है, खूब अवेलेबल है मार्केट में। नेगेटिव मार्किंग 0.5, तो इसको कोई 1/2 ना समझे, 1/4 ही है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क का है और 2 के लिए अलग पेपर होगा, पेपर 2, ठीक है। और बाकी जीएसओ जो नहीं भर रहे उन सबको सिर्फ एक ही पेपर देना है टीयर 2 में, पर एक में भी कितने पेपर हैं वो मैं दिखा देता हूं। जो सबको देना है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो सबको देना है, यानी 100-200 की पोस्ट जेएसओ की अगर मैं छोड़ दूं, बाकी सारी पोस्ट के लिए ये होना है टीयर 2 में, सभी पोस्ट के लिए सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 और भाई ऑनलाइन एग्जाम है, यानी कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना होगा। तो सेक्शन 1 में क्या है कि आपका मैथ्स है और रीजनिंग है, 1 घंटा का समय सिर्फ इन 2 विषयों पे देना है। 30 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 90 180 मार्क्स का पहले घंटे में पेपर। अब ये टाइम आप अब अगले 1 घंटे में शुरू हो जाएगा, यानी आप इन चीजों को ऐसा नहीं कर सकते कि 2 घंटे का समय इसको कर लूं पहले, दोनों में से कोई सा भी पहले कर सकते हो। फिर अगला ही घंटा शुरू होगा तुरंत इसे क्लोज होते ही कि भाई अब इंग्लिश और जीएस में जो पहले करना चाहो इनमें से कर लीजिए। 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 जीएस के, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये 135 की जी के हो इंग्लिश हो गई और 75 की हो गई जीएस। तो ये पेपर इस तरह से हो जाएगा। 1 घंटा जब खत्म हो जाएगा, 15 मिनट का और टेस्ट खुलेगा, सबमिट हो गया, 2 घंटे हो गए पूरे। अब 15 मिनट में, यानी उसी सिटिंग में सब कुछ हो रहा है। 20 जो है आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन फिर से 3 मार्क्स का और 60 मार्क्स इसके होंगे, लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग होगा, फाइनल मेरिट इतने से ही बन जाएगी, यानी जो फाइनली सिलेक्शन वो इतने से हो जाएगा। लेकिन यहां भी जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 30% करना अनिवार्य है, यानी 6 क्वेश्चन, 20 में से 6 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। और अगर आप ओबीसी में हो तो 5 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए। और फिर इसके बाद होता है सेक्शन 3, 15 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट बस। और ये टाइपिंग टेस्ट क्या है, 2000 की डिप्रेशन, अगर मैं इनको वर्ड्स में 5 की डिप्रेशन का एक वर्ड मानूं, यानी 5 लेटर का एक वर्ड जिसमें स्पेस भी काउंट होता है, तो 400 वर्ड्स हो गए। और 15 मिनट का भाग दे दूं तो ये करीब 26 पॉइंट समथिंग की स्पीड बैठती है इतने डब्ल्यूपीएम की। तो 26 डब्ल्यूपीएम कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर होगी सारी बात। अब बच्चों RWKS की तैयारी कराएगा टीयर 1 टीयर 2 को लेकर के। हम इस बार टीयर 2 को लेकर के भी बहुत सीरियस हैं। टीयर 1 के लिए हमेशा RW पर बच्चों ने भरोसा जताया है कि भाई टीयर 1 की तैयारी तो यहाँ से बहुत अच्छी हो जाती है। तो विनर बैच हम लोग लेकर के आए थे जनवरी में कि भाई सीजीएल के जो बहुत केवल सीजीएल जिनका टारगेट है वो कोई और तैयारी नहीं करते, तो क्योंकि हर साल इसके फॉर्म आने ही हैं, तो जनवरी से अब तक हमने उसका कोर्स लगभग कंप्लीट कर दिया है, कुछ चीजें रह गई हैं बस। तो अब मैं बताऊं कि भाई विनर 2.0 हम बैच लेकर के आ रहे हैं। किसी बच्चे को यह है कि मुझे तो रिवीजन और वो भी लाइव में करना है, तो सबको फ्री मिलेगा विनर 2.0 जिन्होंने विनर बैच खरीदा था पहले वाला।
ऐसा बहुत ही कम लोग करते होंगे कि पहला बैच जिसको पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा बैच अगर मैं लेके आ रहा हूं उसी एग्जाम के लिए, अगर जब तक वो एग्जाम नहीं हुआ, तो भाई उन सभी बच्चों के लिए फ्री है। ये RWA करता है, सिर्फ उन सभी बच्चों के लिए फ्री है जिन्होंने भी विनर बैच लिया होगा। ये 1 जुलाई से आपका आ रहा है। अब बात है कि टीयर 2 के लिए आप पर क्या प्लान है, तो टीयर 2 भी बता देता हूं। हर उस बच्चे के लिए फ्री होगा टीयर 2 जिसने हमारे विनर बैच से तैयारी की हो और टीयर 1 क्वालिफाई किया होगा। मैं टीयर 2 के लिए एक सेपरेट बैच लेके आऊंगा, स्पेशल तैयारी, स्पेशल टीम के साथ, टीम भी दिखा रहा हूं। तो टीयर 2 जब लेकर के आऊंगा, टीयर 2 के लिए यही प्लान है हमारा। टीयर 2 जब लेके आऊंगा तो टीयर 1 जिसने हमारे बच्चे ने विनर्स बैच से पढ़ के, कोई से भी विनर से पढ़ के, 1 से या 2.0 से, जिससे भी पढ़ा हो, तो टीयर 1 उनका क्वालिफाई हुआ हो, टीयर 2 उनको फ्री दिया जाएगा। ये RWA का आपसे वादा है। दूसरा कि विनर 2.0 जो लेंगे, बच्चे को डाउट हो यार सर सितंबर अक्टूबर में पेपर, तो आप अक्टूबर मानिए, क्योंकि सितंबर में होना पॉसिबल नहीं है, जितना भी इनका पीछे इस साल रिकॉर्ड रहा है। ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलूं कि ये अक्टूबर में होगा तो इस बैच में ये कोर्स पूरा हो जाएगा, 100% हो जाएगा। फिर भी हम विनर बैच को, इन बच्चों को जो भी ये खरीदेंगे, इनको हम विनर बैच फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, पूरा रिकॉर्डेड वाला जो हमने जनवरी वाला बैच है, इनको भी हम वो फ्री देंगे। और जो वो वाले बच्चे हैं पहले वाले, उनको ये वाला बैच फ्री। तो इस कॉस्ट में जो भी मैं छोटी मोटी कॉस्ट रखूंगा, बहुत छोटी मोटी रखता हूं, वो उसमें 2 बैच आपको मिल जाएंगे, एक रिकॉर्डेड और एक लाइव। जैसे आपको लेना है कि भाई ये टॉपिक करना है, मुझे सिलेबस जल्दी खत्म करना है, वो आपकी चॉइस है, कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये है हमारी टीयर 2 की टीम। जैसे कंप्यूटर के लिए शिवम सर बहुत अच्छे लेवल पे जाने जाते हैं, बेस्ट टीचर मैं कंप्यूटर का आपको दे रहा हूं। और बच्चों नवीन सर GS के लिए आप सबको पता है, तो टीयर 2 में GS की वजह से जो बच्चे हार जाते हैं उनको ये पूरा बूम देने वाले हैं। बाकी बच्चों राहुल तेवतिया सर, जो CPO का रिजल्ट आएगा ना इस बार, पता लगेगा कितनी मेहनत की है उन बच्चों के साथ इन्होंने। ठीक है, तो भाई ये स्पेशली आपको मैथ्स के लिए अवेलेबल रहेंगे, आपके टीयर 1 टीयर 2 दोनों में ही साथ में। ठीक है बच्चों, राहुल शर्मा सर पिछली बार भी टीयर 2 में आपके साथ थे, इस बार भी हैं। और लोकेश भाटी सर, हमारे यहाँ चयन बैच आया था, आज भी वो एप्लीकेशन पे फ्री है। इनका पढ़ाने का तरीका देखना तो वहां देख सकते हो, एक ही बैच से बच्चों को फैन बना दिया था। और ये ITO भी हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बनने जा रहे हो। जब आपको 7-8 साल हो जाएंगे तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर भी बनोगे, टेस्ट दे लोगे तो 5-6 साल में बन सकते हो, डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है वहाँ। तो ये उस टेस्ट को करके ये इनकम टैक्स ऑफिसर हो चुके हैं। 10 साल ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब लगे हुए इनको हो गए हैं। 2012 बैच की भर्ती हैं, 10 से ज्यादा ही हो गए हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है। तो अगर मैं आपको उस टीम से पढ़वा रहा हूं जो आपके सपनों की टीम हो सकती है, ठीक है, क्लियर। तो टीयर 2 हमारा विशेष फोकस रहने वाला है इस बार। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट क्या अवेलेबल रहेंगे RWA पर। फ्री, बिल्कुल फ्री वीकली मॉक टेस्ट में जाना। टीयर 1 के लिए आपका मॉक टेस्ट से बहुत अच्छे से काम हो सकता है। टीयर 1, क्योंकि अगर आपको समस्या है टाइमिंग की, सर टाइम कम पड़ता है, तो नहीं पड़ेगा अगर आप फ्री वीकली मॉक टेस्ट भी दे लोगे। तो मैं आपके लिए जब एग्जाम से 1 महीने पहले आपके लिए वो भी चला दूंगा जो हम चलाते हैं, जो स्पेशल मिनी मॉक चलाते हैं हम, कि मैथ्स का अलग मॉक, रीजनिंग का अलग, GS का अलग और आपका इंग्लिश का अलग। तो वो वाला भी मॉक मैं यहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा उस दौरान। ठीक है बच्चों, तो अटेम्प्ट करके इस तरह से आप देखेंगे तो क्वेश्चन का साथ में सॉल्यूशन भी आ जाता है, कौन सा राइट उत्तर है वो सब कुछ दिख जाता है। ठीक है, और आपकी रैंक वगैरह बहुत अच्छे से इसमें पता चल जाते कि आप कहाँ हैं। ओके बच्चों, नमस्कार।